दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख द कॉस्ट ऑफ पोल ड्रिवन पावर फ्रीबीज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मतदाता कैसे रोक सकते हैं फ्रीबीज। बीते दिनों जब कर्नाटक में चुनाव अभियान चल रहा था, तब विपक्ष में रहने वाली पार्टी कांग्रेस में चुनाव जीतने के बाद तमाम तरह के वादे किए थे। कांग्रेस ने अपनी 5 चुनावी गारंटियों के हिस्से के रूप में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जबकि कर्नाटक पहले से ही एक बड़े बिजली सब्सिडी बिल का भुगतान करता है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने डिस्कॉम को 11,148 करोड़ रुपए वितरित किए, जिससे उसके राजस्व के 11% के बराबर है। जितनी चुनाव गारंटियों का वादा किया गया है, उनकी अनुमानित वार्षिक लागत 65,082 करोड़ रुपए है। इसमें से मुफ्त बिजली गारंटी में 15,498 करोड़ रुपए शामिल हैं। यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो इससे सरकार का राजकोषीय बोझ बढ़ जाएगा। कर्नाटक का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में 61,564 करोड़ रुपए यानी 3.26% तक गिर गया था। इन चुनावी गारंटियों की अनुमानित लागत इस राजकोषीय घाटे से अधिक है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि सत्ता पर काबिज हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपने वादों को कैसे निभाएगी। अगर वादों का क्रियान्वयन होता है तो इतनी बड़ी धनराशि कहां से आएगी। हालांकि इन तमाम सवालों का हल तो कर्नाटक सरकार को खोजना है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि फ्रीबीज जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, यह कितना जरूरी है। क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रीबीज के पक्ष में तर्क को समझ लेते हैं। इससे पक्षधर लोगों का मानना है कि फ्रीबीज गरीबों के लिए कई तरह के लाभ के स्रोत हैं। फ्रीबीज का एक बड़ा फायदा होता है कि इससे समाज के निर्धनों और पिछड़ों को बड़ी राहत मिलती है। हाशिए पर जा चुके लोगों को खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर होती है। स्कूली यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक या स्वास्थ्य बीमा जैसे फ्रीबीज हाशिया स्थित समूहों के बीच साक्षरता, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सब्सिडी से वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में मदद मिली है। NSSO के एक सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं ने विषम परिस्थितियों में BPL परिवारों की मदद की है। दूसरा बड़ा लाभ है कि यह शासन पर नागरिकों के भरोसे में वृद्धि करता है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में जब सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नकद का हस्तांतरण किया, लैपटॉप और साइकिल का वितरण किया, तब इससे लोगों की राजनीतिक जागरूकता और सरकार पर उनके भरोसे में सकारात्मक वृद्धि हुई। बिहार सरकार ने जब छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक बांटे, तब इससे वहां की सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं को साइकिल प्रदान करने से उनके नामांकन में वृद्धि हुई है और स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। इसकी वजह है कि जब सरकार नागरिकों को कुछ देने का वादा करती है और फिर उसका क्रियान्वयन होता है, तो इससे नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी जाहिर होती है। इससे सरकार और नागरिकों के बीच प्रतिक्रिया एवं संवाद के अवसरों का सृजन भी होता है। जब सरकार नागरिकों को कुछ सामानों का वितरण करती है, तो इससे उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि लैपटॉप और साइकिल के वितरण से गरीब एवं ग्रामीण आबादी के कौशल, गतिशीलता एवं आय के अवसरों में वृद्धि हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का आर्थिक विकास हुआ।
मतलब यह कहा जा सकता है कि फ्रीबीज कार्यबल की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि फ्रीबीज के वितरण से आय असमानता को हासिल किया जा सकता है और गरीबी को कम किया जा सकता है। ऋण माफी या नकद हस्तांतरण कर्जदार या निम्न आय वाले परिवारों को संपत्ति, ऋण या आय समर्थन देकर उनकी गरीबी कम की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋण माफी के कारण लोगों को ऋण बोझ से राहत मिली और संकटग्रस्त किसानों की साख क्षमता में सुधार हुआ है। सवाल है कि इससे नुकसान के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। फ्रीबीज के संबंध में तर्क दिए जाते हैं कि इससे राजकोषीय बोझ में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इससे सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, घाटे, ऋण और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पेंशन, कृषि ऋण माफी या बेरोजगारी भत्तों में सरकार बेतहाशा पैसे खर्च करती है, जिससे बजटीय संसाधनों और राजकोषीय अनुशासन पर दबाव बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले पेंशन ने सरकारों के लिए राजकोषीय जोखिम पैदा किया है। इसके विरोध में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि यह एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, यानी यह लाभुकों के भीतर निर्भरता वाली सोच पैदा करता है। साथ ही यह पात्रता के एक नकारात्मक पैटर्न का भी निर्माण करता है। इससे हानि यह है कि लोग भविष्य मेहनत करने के बजाय सरकार से और फ्रीबीज की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 रुपए प्रति किलो चावल या फ्री बिजली लाभार्थियों में जिम्मेदारी एवं जवाबदेही की भावना को कम कर सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक तमिलनाडु में 41% मतदाताओं ने फ्रीबीज को ध्यान में रखकर ही वोट किया, जबकि 59% वोटर्स ने कहा कि वे राज्य सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। इसके अलावा फ्रीबीज को पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में फ्रीबीज के तहत मुफ्त जल और बिजली सरकार मुहैया कराती है। इसलिए माना जा रहा है कि मुफ्त होने के चलते प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग एवं फिजूल खर्ची को प्रोत्साहित करने से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त गैस सिलेंडर इनके संरक्षण एवं कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकते हैं। इससे कार्बन फुटप्रिंट एवं प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हो सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में किसानों के लिए मुफ्त बिजली के कारण बिजली के अत्यधिक उपयोग के साथ इसकी दक्षता प्रभावित हुई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि फ्रीबीज की जरूरत क्यों है। ऐसा माना जाता है कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने से देश का कार्यबल सक्षम बनता है और देश के लिए मानव संसाधन तैयार होता है। यह मानव संसाधन आगे चलकर देश को लाभ पहुंचाता है। वितरण प्रणाली से एक ओर जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना संभव हो पाया, तो वहीं रोजगार गारंटी योजना लोगों को काम का अधिकार देती है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्षतः सहयोगी हो सके। महामारी के दौरान किया गया व्यय कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सम्मत है। इसलिए कहा जा सकता है कि विकास को सुगम बनाने और वंचित व अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को आगे लाने के लिए ऐसी फ्रीबीज की आवश्यकता हमेशा रहेगी। गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों को इस तरह की निःशुल्क सुविधाएं जरूरत या मांग पर आधारित होती हैं और इस क्रम में उनका उत्थान करने के लिए उन्हें सब्सिडी प्रदान करना अपरिहार्य हो जाता है। देश के कई राज्य भौगोलिक, राजनीतिक व अन्य किन्हीं कारणों से देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा कम विकसित होते हैं, इसलिए उन्हें तय मानकों पर देश के अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिए अतिरिक्त सहायता दिया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए बिहार राज्य दशकों से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की मांग कर रहा है, ताकि आपदाओं व अन्य प्राकृतिक कारणों की वजह से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सके। ऐसे में इस प्रकार के विशेष दर्जे और सहायताएं पिछड़े राज्यों को देश के अन्य विकसित राज्यों के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। इन्हें अनुचित ठहराया जाना वाजिब नहीं होगा। कई बार फ्रीबीज के जरिए जनमानस की अपेक्षाओं की पूर्ति भी की जाती है। भारत के जिन क्षेत्रों में विकास का एक निश्चित स्तर है, वहां लोगों को और अधिक प्रयास करने हेतु प्रेरणा स्वरूप या पिछड़े इलाकों को उस स्थिति से निकालने के लिए
इस प्रकार की फ्रीबीज आवश्यक हैं। अक्सर इनका स्वरूप लोक लुभावन होता है और चुनावों को प्रभावित करता है। लेकिन कर्ज में दबे किसी किसान का ऋण माफ होना, सरकारी स्कूलों में मेधावी विद्यार्थियों को आधुनिक गैजेट मिलना, छात्रों को मुफ्त साइकिल देना, कौशल विकास के अंतर्गत अन्य उपकरण प्रदान करना आदि इस प्रकार की रियायतें हैं जिनसे सरकारी कोष पर बोझ भले बढ़े, लेकिन उनसे अंततः एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूती ही मिलती है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। असल में कल्याणकारी कार्य करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है। संविधान के नीति निदेशक तत्व में भी कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हो कि सरकार राजकोषीय घाटा कर नागरिकों के लिए मुफ्त की योजनाओं को लागू करें। दरअसल कल्याण कार्य और फ्रीबीज के बीच सरकार को अंतर भी रखना होगा। फ्रीबीज को आर्थिक नजरिए से और करदाताओं के पैसे से संबद्धता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सब्सिडी उचित है और विशिष्ट मांगों की पूर्ति के लिए जरूरी भी है, जबकि फ्रीबीज लोक लुभावनवाद का नतीजा है। हालांकि यह भी सच है कि फ्रीबीज पर रोक लगाने के लिए मतदाताओं यानी नागरिकों को ही आगे आना होगा। इसके मतदाताओं को फ्रीबीज के आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें राजनीतिक दलों से प्रदर्शन एवं जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मतदाताओं को तर्क संगत एवं नैतिक विकल्प चुनने हेतु सूचना संपन्न और सशक्त करने में जागरूकता अभियान, मतदाता साक्षरता कार्यक्रम, नागरिक समाज पहल और मीडिया मंचों की उल्लेखनीय भूमिका होगी। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। फ्रीबीज के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए बताइए कि राजनीतिक दलों का यह चुनाव जीतने का हथियार क्यों बन गया है।